नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी शिक्षकों को आज का यह वीडियो है कथन और प्रभावी तर्क से संबंधित। और बस इतना ही पढ़ लीजिए सर, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप आराम से रीजनिंग में जो 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट वीडियो बना रहा हूं, जिसमें फालतू चीजों को, ऐसे तथ्यों को हटा दे रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते और कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही ले रहा हूं और कथन और प्रभावी तर्क में ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। इतने ही छोटे से वीडियो में ट्रिक भी देखेंगे, प्रश्नों को भी हल करेंगे और सीखेंगे कि कथन और प्रभावी तर्क के प्रश्नों को कैसे सटीक तरीके से उत्तर हम लोग दे पाए। तो देखिए, इसमें ट्रिक ये है एक कि कथन को सदैव सही मानना है। कथन को क्या मानना है शिक्षक बंधु? तो हमेशा सही मानना है, क्योंकि आपको बिहार का टीचर बनना है। आप शिक्षक पहले से ही है, बीएड कर चुके हैं, टेट भी में भी सफल हो चुके होंगे, तो आपको टीचर तो आप पहले से ही है और बस आपको बिहार में नौकरी पाना है टीचर के पद पे। तो कथन को आपको याद रखिएगा सदैव सही मान के चलना है, कथन को गलत नहीं मानना है। उसके बाद शब्दों पर विशेष ध्यान दें। कथन में जो शब्द लिखा रहेगा उसमें एक एक शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे कोई भी हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें जो हम लोग शब्द बोलते हैं, एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो शब्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा। तर्क देखिए, एक कथन देगा और कथन के बाद दो तर्क रहेंगे और उन दोनों तर्कों में से बताना है कि इस कथन का जो तर्क होगा, पहला वाला तर्क सही है, मजबूत है, प्रबल है, कि दूसरा वाला तर्क प्रबल है। इसमें से हो सकता है एक तर्क मजबूत हो, एक तर्क हो सकता है कमजोर हो। तो इसमें पूछता है कौन सा तर्क मजबूत है। तो तर्क तभी मजबूत होगा जब तर्क से कथन का, जो कथन में प्रश्न पूछा गया है या जो बात कही गई है, उसका तार्किक कारण पता चले। याद रखिए, तार्किक कोई कारण हो, तार्किक बौद्धिक कारण हो, कोई उसका बौद्धिक परिणाम हो, या उस कथन का तार्किक जवाब मिलना चाहिए। बड़बोलपन करेंगे, कुतर्क करेंगे तो वो तर्क सही नहीं माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा, हल्का माना जाएगा। और आगे देखते हैं, आप ऐसे प्रश्नों को तभी सही कर पाएंगे जब आपका कॉमन सेंस ठीक हो। कॉमन सेंस का मतलब समझ ही रहे हैं, सामान्य बुद्धि। जब आपका सामान्य बुद्धि सही रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को आराम से अपने कॉमन सेंस से सही कर ले जाएंगे। 100% अगर कोई किसी बात को कहता है, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा वीडियो देख लीजिए आप 100% सफल हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। अगर कुछ लोग तो इससे भी बढ़ जाते हैं, 101% उम्मीद है, 120% उम्मीद है कि आप सफल हो जाएंगे, तो ये गलत है। आप ज्यादा से ज्यादा 99% बोल सकते हैं। जो लोग भी 100% कहते हैं या कभी कभी उससे भी ज्यादा बोलते हैं, तो वो लोग समझिए कि वो एक झूठ का पहचान है मेरी नजर में। तो इसमें भी तर्क में अगर 100% किसी बात को कहा जा रहा है, अब भले ही अगर ऐसा कह दे कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, तब तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इस सवाल का यही एकमात्र जवाब है, इस समस्या का यही एक हल है, एकमात्र हल है, तो समस्या का तो कई हल हो सकता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि यही हल है तो वो गलत हो जाएगा। कह दे कि इस समस्या को केवल मैं हल कर सकता हूं, तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 100% बोला जा रहा है। तो किसी बात को 100% बोला जाएगा कि इस समस्या के एकमात्र यही उपाय है, तो ऐसा तर्क सामान्यतः गलत होने की तरफ जाता है। देखिए, अगर कोई कथन है और उसका तर्क है, जो तर्क दिया जा रहा है, उस तर्क में किसी शोध का, वैज्ञानिक तथ्य का को आधार बनाया जाए और बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग किया जाए, नपे तुले, बहुत ज्यादा बढ़ाकर नहीं, बहुत घटाकर नहीं, संतुलित भाषा, यानी कि न इधर पलड़ा जाए, न नीचे जाए, न ऊपर जाए, बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग किया जाए, आगे देखेंगे हम लोग, तो वो ज्यादातर उत्तर जो होता है वो सही होता है, यानी तर्क प्रबल होता है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बहुत ज्यादा दिमाग आइंस्टीन वाला लगा देंगे किसी कथन के तर्क के लिए तो वो तर्क गलत हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं, मध्यम माइंड से, एक औसत दिमाग से प्रश्न को हल करना है। भरपूर प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो वैसे तो टाइम ज्यादा नहीं है भरपूर प्रैक्टिस करने का, भरपूर व्याख्या पढ़िए, सुनिए, फिर भी इतने से आप एक रूटीन में आ जाएंगे, प्रश्न के सही होने की संभावना भी आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए, यहां पर प्रश्न है, प्रश्न में क्या कर रहा है इसको ध्यान से पढ़िए, चाहे तो वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का, जब भी प्रश्न आए वीडियो को रोक दिया करिए, पॉज कर दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, फिर देखिए कि आपका प्रश्न सही हुआ कि गलत हुआ। गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही हुआ तो अच्छी बात है। मेडिकल, देखिए कथन है,
कथन के बाद यहाँ पे 2 तर्क दिया है, तो कथन को ध्यान से, लेकिन परीक्षा में समय कम होता है इसलिए, लेकिन ध्यान से भी और तेजी से भी पढ़ना है। ध्यान से और तेजी से दोनों अपोजिट है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है परीक्षा में। ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि शब्दों का भी महत्व होता है, और लेकिन तेजी से भी पढ़ना है, दोनों काम आना चाहिए। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप प्रतियोगी छात्र रह चुके हैं इसलिए आपको पता ही है, मेडिकल की परीक्षा बहुत ही ज्यादा आईएएस की परीक्षा की तरह ही कठिन होती है, इसको पास करना भी कठिन होता है। तो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करना कठिन बात है, इसलिए कह रहा है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इस कथन का क्या तर्क निकलेगा? पहला निकलेगा, दूसरा निकलेगा, दोनों निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। तो तर्क यहां पर आगे मैंने इसका प्रश्न लिया है, विकल्प कौन सा विकल्प आगे है, फिलहाल हम लोग तर्क को देखते हैं। तो ये कह रहा है हां का कह देने से का मतलब ये ऊपर वाली बात से सहमत है कि हां कड़ी मेहनत करना चाहिए। क्यों? बस हां कह देने से या ना कह देने से कोई बात सही नहीं हो जाएगा। जैसे अगर कोई कुछ पूछे क्या हमें पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, कोई कह दे हां तो भी गलत तर्क, कोई कह दे नहीं तो भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि हां बोले हैं तो हां के पक्ष में कोई तर्क दीजिए, अगर ना बोले हैं तो ना के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। जब तक हां और ना के बीच पक्ष में कोई अच्छा सा दमदार सा तर्क नहीं होगा तब तक वो तर्क मजबूत प्रबल नहीं कहलाए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रबल तर्क या मजबूत तर्क। कौन सा तर्क मजबूत है? तो ये मजबूत है, कह रहा है हां का मतलब कड़ी मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तो इसको कौन गलत काट सकता है? कॉमन सी बात है, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है और कथन भी यही कह रहा है। तो आपका ये कथन तर्क जो है बिल्कुल प्रबल है, तर्क सही है का मतलब हम लोग कहना चाह रहे हैं कि प्रबल है। प्रश्न मैंने पूरा बकायदे यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको बकायदे 4-6 लाइनों में लिखेगा कि एक कथन दिया गया है, 2 तर्क है, उस कथन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा दिए गए कथन का तर्क प्रबल है मजबूत है, ऐसा लिखेगा लंबा चौड़ा। मैंने लिखा नहीं ताकि ये प्रश्न छोटा ना हो जाए, तो मैंने वो फालतू चीजें हटा दिया है। अब दूसरा कह रहा है नहीं का मतलब कह रहा है कठिन परिश्रम की कोई जरूरत, यानी कह रहा है कि नहीं है। और तर्क क्या दे रहा है? देखिए ये जो नहीं कि हाँ और ना में से केवल एक ही सही होगा, ये दिमाग से हटा लीजिए। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि हाँ वाली भी बात सही है और ना वाली भी बात सही है, अगर दोनों का तर्क अपने अपने जगह पे दमदार रहा तो। अब ये कह रहा है नहीं का मतलब कठिन मेहनत जरूरी नहीं है। क्यों? यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, तो जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब कि हम मेहनत ही ना करें? बिहार शिक्षक की भर्ती है तो क्या हम मेहनत ना करें कि चलो बिहार शिक्षक में नहीं हुआ तो हम किसी और जगह बन जाएंगे? तो ये तो कोई तर्क नहीं है। तो दूसरा वाला तर्क बिल्कुल भी प्रबल नहीं है, केवल पहला तर्क मजबूत है। तो किसको टिक करेंगे? केवल पहला तर्क मजबूत है, तो डी में लिखा है केवल तर्क एक मजबूत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। दूसरा प्रश्न है, कथन कर रहा है क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? प्रश्न दे रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हां ना में देना है और जो तर्क देंगे वो दमदार होना चाहिए। तो कह रहा है कि हां का मतलब कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं, यानी कि बिना स्वार्थ के। दुनिया में तो कुछ भी बिना स्वार्थ के होता नहीं है, कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के होता नहीं, तो कुत्ते कैसे होंगे? जब रोटी खिलाएंगे तभी वो आपके पास आएगा। तो ये कह रहा है कि हाँ कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। ठीक है, वफादार होते हैं सामान्यतः, और प्यारे होते हैं, ठीक है, ये भी सही है, मान लेते हैं सही है। जब सही है तो पूरा शुरू से लास्ट तक सही होना चाहिए, नहीं कि वाक्य का आधा अंश सही और थोड़ा सा अंश गलत है तो पूरा ही गलत माना जाएगा। यहां तक भी मान लेते हैं वफादार भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं, सही है। सभी जानवरों के बच्चे प्यारे होते हैं, सभी जानवर प्यारे होते हैं। अब पर पालतू कुत्ते होने पर कह रहा है कि घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहा था। देखने में तो लग रहा है कि हाँ सही है, घर पे कुत्ते रहते दोस्ताना माहौल, लेकिन ये बात सही नहीं कि जहां जहां कुत्ते होंगे, जिसके जिसके घर में कुत्ते होंगे वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपस में, कुत्ते रहने से दोस्ताना माहौल बना रहेगा, ऐसा नहीं है। जहां कुत्ते होते हैं वहां भी लड़ाई झगड़ा होता है, दोस्ताना माहौल बना रहेगा। ये वाली बात गलत के चलते ये सारी बात क्या हो जाएगी? तर्क को कमजोर बना देती है। फिर कह रहा नहीं का मतलब कुत्ते निस्वार्थ प्यार नहीं करते, तो बात तो यहां तक सही है, नहीं तक। उसके बाद देखिए, यह सिर्फ एक मानवीय सोच है कि कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते, निस्वार्थ नहीं करते यानी कि रोटी के बदौलत करते हैं, अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, यानी कुत्तों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो एक तरह से लगता है कि यह तर्क सही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो अन्य जानवरों को तो नहीं कह सकते, शेर, चीता, बाघ, तोता, मैना को, लेकिन कुत्ते जो स्पेशली कुत्ते हैं वो वहीं बसते हैं जहां मानवीय बस्तियां होती हैं। कुत्ते और मानवों का आपस में एक तरह से संबंध बन गया, जहां कुत्ते रहते वहां मानव रहते, जहां मानव रहते वहीं पे कुत्ते आके बसते हैं।
बहुत जंगलों में ये नहीं बसते, जंगली कुत्ते अलग होते हैं, लेकिन ये सामान्य जो कुत्ते होते हैं वो मानवीय बस्तियों के आसपास ही पलते बढ़ते हैं और मानवों के साथ उनका अच्छा खासा क्या हो गया है, ट्यूनिंग हो गया है। तो ये वाली बात कुत्तों पे खास तौर से लागू नहीं होती और हमारा आंसर हो जाता है सी, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत है। देखिए तर्क 1 में क्या था, इसमें कह रहा था कुत्ते वफादार होते हैं, सही था, लेकिन दोस्ताना माहौल बना रहता है, इसके चलते गलत है। और इसमें कह रहा है कि मानवीय सोच और हस्तक्षेप से रहित होना चाहिए, नहीं, कुत्ते मानव के पास ही रहते हैं, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो गया, दोनों तर्क क्या हो गया, मजबूत नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत है, यानी कोई तर्क मजबूत नहीं है। अब सामान्य कामकाजी घंटों, ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो रोक के, घंटों की तुलना में देर रात तक, सामान्य कामकाजी घंटे में काम करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देर रात तक काम करने वालों के शरीर में अधिक मात्रा में विषाक्तता, देखिए मेन जो शब्द रहा है उसको थोड़ा हाईलाइट किया करिए, फालतू चीजें न पढ़ा करिए। देखिए मेन चीज है देर रात तक, और यहां है शरीर में क्या हो जाएगी, विषाक्तता पदार्थों के पैदा होने को बढ़ावा मिलता है। मेन चीज यही है, देर रात तक काम करेंगे तो शरीर में विषाक्तता बढ़ेगी। तो सही बात है, 1 बजे 2 बजे तक जागते रहेंगे और काम करते रहेंगे तो शरीर में विषाक्तता का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जहर बन जाएगा, यानी शरीर को नुकसान करने वाले रसायन आपके शरीर में निर्माण होना शुरू हो जाएंगे, जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये आप भी जानते हैं कि देर रात काम करने से शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखों के किनारे किनारे काले 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 निशान पड़ जाते हैं, शरीर आपका सुस्त हो जाता है, ऐसा कुछ कमी होता है शरीर में। बात सही है। तर्क क्या दे रहा है वो हम लोग देखते हैं। हाँ, यानी ये कह रहा है कि हाँ देर रात तक काम करने से विषाक्तता फैलता है, ये मान रहा है शरीर के लिए, यानी कि नुकसानदायक है। जब हम अपने प्राकृतिक शरीर का समय, बायोलॉजिकल घड़ी कहा जाता है, जैसे ऑटोमेटिक का 5 बजे उठ जाते हैं, या नियम है कि 12-1 बजे हम लोग खाना खाते हैं, या रात में 8 बजे 9 बजे खाना खाते हैं। अब इस बायोलॉजिकल घड़ी का कोई प्रयोग ना करे, 4 बजे शाम को खाना खाए, रात भर जगता रहे और सुबह जब 7 हो तो सो जाए 12 बजे तक, तो उल्टा पुल्टा करेगा, तो इसी को कहेंगे कि शरीर का जो प्राकृतिक शारीरिक समय उसका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात को कहा जा रहा है। हाँ, जब हम प्राकृतिक शारीरिक समय का सम्मान करते हैं और जल्दी सो जाते हैं, यानी 7-8 बजे तक 9 बजे तक सो जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बहुत लोग इस बातों को नहीं मानते, लेकिन ये सही है, जल्दी सोएं और जल्दी जग जाएं। तो ये बात सही है, तार्किक जवाब है इसी कथन का। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये कोई कुछ विषाक्तता नहीं होता है, रात भर जगिए दिन में सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहा नहीं का मतलब क्या कह रहा है तर्क, आजकल देर रात तक काम करना अपरिहार्य है। ये कह रहा है कि आजकल की जो परिस्थिति है, या किसी को नौकरी ऐसी मिलती है कि वो देर रात तक काम करना ही पड़ता है। शिक्षक की तो भर्ती में ऐसा नहीं है, आप आराम से काम करेंगे तुरंत आके सो जाएंगे, लेकिन पुलिस भर्ती है या कुछ प्राइवेट नौकरियां ऐसी हैं जिसमें नाइट ड्यूटी भी होती है, तो उसमें देर रात तक काम करना कह रहा है अपरिहार्य है, क्योंकि हम अनेक समय क्षेत्रों में काम करते हैं। तो देखिए ऐसी नौकरी ही क्यों करें, जब हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो नौकरी लेकर हम क्या करेंगे, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो उस नौकरी को कौन भोगेगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अपरिहार्य है, यानी इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन तोड़ है, वैसी नौकरी मत करिए जहां पे आपको देर रात तक काम करना रहे, शरीर ही स्वस्थ न रहे। तो ये बात क्या है, गलत है। यानी केवल पहला तर्क जो है वो मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है। देखिए प्रश्न हम लोग बहुत पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन उसकी व्याख्या संतोषजनक नहीं रहती है, बस कह देता है कि तर्क 1 मजबूत है, तर्क 2 मजबूत है, ऐसे बोल देने से समझ में नहीं आता जब तक कि विस्तृत व्याख्या न की जाए। तो इसी के अभाव में इसका कोई धारणा नहीं बन पाती और हम लोग सही प्रश्न के आंसर तक नहीं पहुंच पाते। क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति है? अब ये आपसे संबंधित प्रश्न आ गया है, यानी आप बिहार शिक्षक बन जाएंगे तो क्या सरकार को छूट देना चाहिए कि पार्ट टाइम पढ़ाने के बाद आप ट्यूशन भी पढ़ा सके पैसा लेके? तो वैसे तो आपका दिल चाहता ही होगा कि हाँ ट्यूशन भी पढ़ा लें ताकि अतिरिक्त आमदनी हो जाए, कोई भी टीचर चाहेगा। लेकिन सरकार के नजरिए से देखिए, किसी और व्यक्ति के नजरिए से देखिए, तो कोई नहीं चाहेगा कि आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में ही मन से पढ़ाएं, बल्कि क्योंकि जब ट्यूशन में आप समय देंगे तो आप स्कूल में कम समय देंगे, या कम समय तो नहीं देंगे, कम ध्यान लगाएंगे, बच्चों को कम अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे आपके ट्यूशन में आए। तो ऐसा होता है, तो सरकार तो नहीं चाहेगी कि एक व्यक्ति के भलाई के लिए इतने सारे बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाए। तो ये कह रहा है कि हाँ ट्यूशन की अनुमति देनी चाहिए, कोई टीचर ही होगा जो बोल रहा होगा, हम लोग जैसे। इससे शिक्षकों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बात तो सही है, लेकिन अब
देखिए आप सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी तर्क उसी को आप सही करिएगा जो सबकी नजर में आप अपने आप को एक प्रधानमंत्री बन के सोचिएगा कि इसको इजाजत देना है कि नहीं देना है, तब आप समझ में आएगा कि ये तर्क क्या है, कमजोर है। हाँ नहीं, छूट नहीं दे सकते, कह रहा है कि नहीं ये बिल्कुल सही, ट्यूशन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्यों? और सरकार ऐसा करती भी है, तो सरकार के नियमों के खिलाफ तो वैसे भी तर्क को मजबूत नहीं मानना है। इससे विद्यालय में पढ़ने की गुणवत्ता में कमी जरूर आ जाएगी, क्योंकि विद्यालय में होगी कामचोरी और ट्यूशन में होगा अच्छी पढ़ाई, तो लड़के ट्यूशन में आएंगे, तो आप ऐसा चाहेंगे और सरकार ऐसा नहीं चाहने देगी। तो आंसर हो गया डी, केवल तर्क दो प्रबल है। क्या बच्चों को झूठ बोलने पर दंडित किया जाना चाहिए? तो भले ही आपका मन करे कि हाँ मार के तोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वो आंसर नहीं देना है जो आप भीतर सचमुच में चाहते हैं। एक सामान्य बुद्धि से आपको आंसर देना है जो एग्जामिनर चाहता है। तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप ऐसा आंसर टिक कर जिसमें बच्चों को ज्यादा पीटने की बात ना हो। तो क्या कर रहा है कि हाँ का मतलब बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से। देखिए जब जो मैंने पीछे ट्रिक बताया था कि तर्क जो है संतुलित रहना चाहिए, न नीचे जाए न ऊपर जाए पलड़। ऐसा बोल दीजिए कि किसी को समझ ही में नहीं कि आप दंड देने के पक्ष में है कि न देने के पक्ष में। जैसा कि इसमें कहा है कि हाँ बच्चों को अनुशासित करने के लिए, मारने के लिए नहीं, मार कर उसे अपने गुस्सा मिटाने के लिए नहीं, अनुशासित करने के लिए, यानी उसको लाभ पहुंचाने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से एकदम नाप तोल के, 4 साल का है कि 6 साल का है कि 10 साल का, उसके हिसाब से। अब फिर लिख रहा है उचित सजा, बल भर नहीं मान रहा है, उचित सजा देनी चाहिए। कितना नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, डर डर के, यानी कि ये डर डर के कर रहा है इस्तेमाल नपे तुले शब्दों का, यानी तर्क जो है मजबूत करता है। अब ये कारण नहीं, यानी कि दंड नहीं देना चाहिए। दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने की बजाय दंडित होने का डर पैदा होता है, तो ये भी तर्क सही है। देखिए यहां पे वो प्रश्न आ गया जिसमें हाँ भी सही है और यहीं पे ना भी सही है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। नहीं देने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, देने से वो व्यवहार ही नहीं करेंगे, डर जाएंगे कि दंड मिलेगा। तो दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, यानी दोनों तर्क क्या है, प्रबल है। तर्क 1 और 2 दोनों सशक्त है, यानी प्रबल है, मजबूत है। प्रश्न फिर आ रहा है, हमेशा तर्क कथन जो रहेगा प्रश्नात्मक रूप से ही रहता है ज्यादातर। क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए? सामुदायिक धुलाई केंद्र यानी कि ऐसा कोई जगह रहेगा जहां पे तालाब पोखरा या कोई ऐसा जगह रहेगा जहां पे सामूहिक रूप से धुलाई होगा, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जैसे सामूहिक रूप से हम लोग, देखिए यहां पे लिखा है हाँ होना चाहिए सामुदायिक धुलाई केंद्र, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। तो सही बात है। कैसे? जैसे हम लोग बस में जाते हैं तो सामुदायिक सेवा है, अकेले हम बस लेकर जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, उसी में ढेर सारे लोग जाते हैं तो देखिए कितना किराया कम हो जाता है। ट्रेन अकेले लेकर जाना रहे परीक्षा देने बिहार या किसी भी राज्य में तो आपको कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन सब लोग बैठ कर जाते हैं तो हमें किराया कितना सस्ता पड़ता है। तो संसाधनों की जरूर बचत होगी, तो सही है। ये कारण नहीं, यानी सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो देखा जाए क्यों। भारत में यह संकल्पना अभी कह रहा है कि नई है। क्यों नहीं देना चाहिए इजाजत? क्योंकि ये संकल्पना क्या है, नई है, क्योंकि लोग अपने कपड़े घर पर ही धोते हैं। तो क्या नई है, कोई संकल्पना नई है और अच्छी है तो उसे पालन में नहीं लाया जाना चाहिए। जैसे अभी गांव के जो छात्र हैं गूगल पे, फोन पे, मोबाइल से पैसा पेमेंट कर देते हैं, और एक समय आज से 5 साल पहले ही था कि वो लोग ऐसा नहीं जानते थे। तो अगर सरकार सोचती कि ये नई व्यवस्था है, लोग नहीं करते हैं, तो क्या अगर लाती तो क्या आज तक सब लोग ये सब जान पाते? तो नहीं। कोई भी नई व्यवस्था है लेकिन अगर अच्छी है तो उसे लाना चाहिए, भले लोग उसके अभ्यस्त न रहें। तो ये वाला क्या था, समय, ये भी सही था, संसाधनों की बचत होगी। अब ये करा कि कपड़े घर पे धोते हैं, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि नई है तो क्या हुआ, अच्छा चीज है तो उसे पालन करना चाहिए। यानी केवल पहला तर्क मजबूत है, दूसरा तर्क कमजोर है, तो यानी पहला तर्क केवल मजबूत है। कार्यालयों में, वीडियो रोक के प्रश्न पढ़ लीजिए। कार्यालयों में कंप्यूटर के सामने 9 घंटे तक बैठने वाले कर्मचारियों की आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना, आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन गार्ड का अनिवार्य रूप से उपयोग करना। जैसे मोबाइल में भी एक ऐसी व्यवस्था रहती है जिसमें ऑन कर देंगे तो स्क्रीन थोड़ा ब्लैक हो जाता है और ब्लू रेज जो है कम आंखों पर पड़ती है और मोबाइल अधिक चलाने वालों को नुकसान कम होता है। ऐसा ही कंप्यूटर में भी होता है, स्क्रीन गार्ड लगा लेने से, या कुछ चश्मे भी ऐसे आते हैं जिसका इस्तेमाल करने से आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर, मोबाइल पर काम करेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान कम होगा। ये बात है। तो अब तर्क करें कि हाँ, आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा स्क्रीन गार्ड पहनना
अच्छा होता है। बहुत सही बात है, तो इसको हम लोग सही कर देते, तर्क मजबूत है। ये करा नहीं, तो ऐसा ही आधा गलत तो नहीं सही लग रहा है। अब आगे पढ़ते। कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था करना कंपनी के लिए संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्या कंपनी के जो कर्मचारी अपनी आंखें खराब कर ले, उनकी आंखों से महंगी कोई व्यवस्था है? तो ये तर्क कमजोर है कि कंपनी व्यवस्था कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती है? केवल पहला तर्क जो है वो क्या है? मजबूत है। केवल पहला तर्क सशक्त है, मजबूत है, प्रबल है। क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू करनी चाहिए? संगीत चिकित्सा अस्पतालों में, संगीत चिकित्सा का मतलब संगीत सुनाने से मन पे अच्छा, ये नहीं कि संगीत सुनाएंगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा, संगीत सुनाएंगे तो आपको फोड़ा सूख जाएगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट होगा। लेकिन संगीत सुनाने से जो आप 12 दिन में स्वस्थ होने वाले हो, तो हो सकता है 9 दिन में ही स्वस्थ हो जाए। आपके जो स्वस्थ होने, रिकवर होने की स्पीड है, थोड़ा सा बढ़ जरूर जाएगी संगीत चिकित्सा से। संगीत का ये असर है। तो ये यहां पर ये नई विद्या है। करा कि हाँ, यह सिद्ध किया जा चुका है। यानी कि अभी मैंने बताया था शुरू में ट्रिक में कि जब कोई वैज्ञानिक रिसर्च या शोध की बात कह के कोई बात कही जाए तो वो तर्क मजबूत होता है। तो यहां पे कह रहा है सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत शरीर और दिमाग पर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता। अब ये तेज तेज म्यूजिक सुनेंगे तब नहीं, अच्छे से आराम से, यानी कि कान फोड़ू संगीत हो, तो यह रोगियों को तेजी से ठीक नहीं करता है, थोड़ा ठीक होने की स्पीड को बस वो क्या करता है, बढ़ाने में, बढ़ा नहीं देता है, बढ़ाने में मदद करता है। संतुलित शब्दों का इस्तेमाल भी है। इसलिए तर्क क्या है? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल तार्किक है और सशक्त है। दूसरा करें नहीं, संगीत फंगीत से कुछ नहीं होता है, यह मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तर्क यहां पे शोध किया जा चुका है तो क्यों नहीं करेगा? यानी केवल पहला तर्क क्या है? मजबूत है, प्रबल है, सशक्त है। सी, केवल तर्क एक मजबूत है। क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती है? इस प्रश्न को सोच समझ के टिक करेंगे तभी सही होगा, नहीं तो झटके में, क्योंकि हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर रखिए। क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती हैं? तो सामान्यतः हाँ, दूर हो सकती हैं, आयरन मिलता है इसमें। तो यहां पे कह रहा है हाँ, रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। सामान्यतः देखेंगे तो सही लग रहा है, लेकिन है ये बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ा कमजोर तर्क है। क्यों? ये कह रहा है एक सेब खाने से ही आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। यानी बस कोई व्यक्ति अब इस बात को गांठ बांध ले और बस रोज एक सेब खाए, सेब खा ले, रोटी ना खाए, दाल ना खाए, या रोटी दाल खा रहा है तो हरी सब्जी ना खाए, तो या नमक ही ना खाए, आयोडीन ही ना खाए, तो क्या एक सेब खाने से ही सारा पोषक तत्व, हरी सब्जियों वाला भी मिल जाएगा और दाल पीने वाला पोषक तत्व, रोटी खाने वाला सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे सेब में? नहीं मिल पाएंगे। हाँ, सब खाने के बाद एक सेब खाइए, इसके लिए है। ये नहीं कि एक रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगा। तो इसलिए ये पूरा सही नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये कह रहा नहीं, ये बता दिया कि नहीं, रोज एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती है, कह रहा नहीं होती हैं। तो क्या कारण बता रहे, इसको भी देखना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर शारीरिक विकास के लिए सभी प्रकार के फलों को, यह कह रहा है कि एक सेब खाने से कुछ नहीं होगा, यह कह रहा है कि सभी प्रकार के फलों का सेवन करना पड़ेगा। एक सेब से कुछ नहीं होगा, सब फल खाना पड़ेगा। तो यह भी गलत है। ऐसा नहीं है कि सेब भी खाइए, संतरा भी खाइए, अमरूद भी खाइए, केला भी खाइए, पपीता भी खाइए, जब सब फल खाएंगे तब पोषक तत्व मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे भोजन करिए, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दूध सब खाइए, उसके बाद एक फल भी खा लेंगे कोई, या 2 फल, कभी कोई सीजनल फल खा लेंगे तो भी हो जाए काम। ये नहीं कि सभी प्रकार के, यानी 100% बात कही जा रही है। इसलिए ये भी तर्क कमजोर है, पहला भी दूसरा भी, दोनों तर्क क्या है? कमजोर है। आंसर है सी। न तो तर्क एक मजबूत है, न ही तर्क 2 सशक्त है। दोस्तों, अगर आप हमसे ऐसे ही रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके पूरी रीजनिंग को विस्तार से, बहुत ही सरल और ट्रिकी तरीके से सीख सकते हैं। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बिहार टीचर से संबंधित जितने रीजनिंग के वीडियो हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप सारे रीजनिंग के वीडियो फ्री में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।